नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल के एपिसोड में जो ये बताया जा रहा था कि जो जब भी माने असम के रास्ते में जाइए तो पश्चिम बंगाल के बाद जो है नहीं वो पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है तो खास करके मालदा वगैरह से जाइए, मालदा से आगे तो नेपाल और बांग्लादेश के बीच में एक पतली सी पट्टी है, 18-20 किलोमीटर चौड़ी महज जो है और कम से कम 60-70 किलोमीटर लंबी है। तो बड़ा ख़तरनाक किस्म का है जब और उसको जब भारत के नक्शे में आप देखिए तो ये मुर्गा या मुर्गी के गर्दन जैसी दिखती है नक्शे में, भारत के नक्शे में। उसी को बोलते हैं चिकन नेक। भारत के दुश्मन जितने हैं उनकी नज़र इसी पर रहती है कि यदि इस चिकन नेक को काट दिया जाए तो पूरा जो है पूर्वोत्तर भारत जो है वो शेष भारत से कट जाएगा, जितने भी देश के दुश्मन हैं। और चीन की विशेष नज़र रहती है। 2.5 साल पहले जो डोकलाम का मुद्दा हुआ था, तनातनी हुई थी, हालांकि वो डोकलाम का विषय जो है वो मुख्यतः वो उसे भूटान से है, लेकिन यदि डोकलाम में यदि उसको कुछ बनाने दिया गया, वो सड़क वड़क वो बना रहा था, तो वो भारत के लिए और ख़ासकर किसी चिकन के लिए बहुत खतरा था। अब सवाल यह है कि चिकन नेक की बात तो बार बार की जाती है और अभी पिछले साल जब CAA पर माने नागरिक संशोधन कानून पर तमाम झूठ अफवाह के जरिए तमाम हिंसा का दौर चल रहा था, उसी समय जो है एक शर्जील अहमद करके पता नहीं कहाँ से वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में या जामिया मिलिया में जाकर के ये बोला कि इसको हम अलग कर सकते हैं, माने ये चिकन नेक यदि काट दिया जाए तो बाकी आसाम वगैरह को भारत से अलग हम कर सकते हैं। सरेआम बोला था, किसी शिक्षण संस्थान में बोला था। अब हमको ठीक से याद नहीं कि जामिया मिलिया में बोला कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बोला या कि JNU में बोला, किसी में बोला था। तो शर्जील अहमद को तमाम ये TV चैनल वाले दिखा रहे थे। अब इनकी मानसिकता को जरा पढ़िए कितनी खतरनाक है। ये चिकन नेक की समस्या किन गद्दारों के कारण पैदा हुई, इस पर ये चुप रहते हैं। शर्जील अहमद को तो देखिए, देश की समस्या किन कारणों से है, उन कारणों पर भारतीय जनता दल किस दृष्टिकोण से देखता है और अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को दिखाना चाहता है,
उसका उसका एक बानगी, एक नमूना जरा देखिए। शर्जील अहमद को दिखा दिया कि भाई ऐसे ये माने देश विरोधी वक्तव्य दे रहा है, लेकिन चिकन नेक की समस्या हमारे देश के इन गद्दारों के कारण, जो गद्दार हमारे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहे हैं और 17 साल तक रहे हैं, उन्हीं गद्दारों के कारण जो है आज ये भारत में चिकन नेक की भारत के लिए चिकन नेक की समस्या है, जिस पर कि देश के दुश्मनों की नज़र हमेशा बनी रहती है। हालांकि इसका जिक्र सब नहीं करते हैं, बोलते हैं कि भारत ने एक विकल्प जो है कालादान के जरिए खोज लिया है। कालादान जो है वो मैंने कि यहाँ से मैंने जो भारत का जो बंदरगाह है वहाँ से समुद्री रास्ते से वहाँ जो म्यांमार से फिर मिजोरम होते हुए कुछ है इनका एक वैकल्पिक रास्ता। तो कालादान का महत्व नहीं है, महत्व यह है कि हमारे देश के जो कि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री पर की सत्ता में बैठे हुए इसी देश के साथ गद्दारी किया, और जो है चिकन नेक की समस्या आज भारत के लिए जो है वो नासूर बनी हुई है। जैसा कि पिछले एपिसोड में भी बताया गया था, और ये सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना चाहिए कि सन 1949 में जब ये नरसंहारी विस्तारवादी कम्युनिस्ट वाले वाम दल वाले तिब्बत को पर कब्जा कर रहे थे, और नेहरू जो है चीन के द्वारा तिब्बत के कब्जे में जो है तिब्बत पर कब्जा करवा रहा था, उसका भी एक बहुत बड़ी घटना है। नेहरू की तो हर बात पर इस देश के खिलाफ गद्दारी है। जब वो कब्जा कर रहा था तो, और वो भी नरसंहार के द्वारा, और 80 लाख लोगों को इन कम्युनिस्टों ने 80 लाख तिब्बतियों को मार करके जो है वो कब्जा किया है। बहुत बड़े पैमाने पर ये जो है वो नरसंहार करते हैं। यही तो भारतीय जनता दल इसको बड़ा आश्चर्य है कि ये वाम दल से बढ़ करके विश्व में कोई बड़ा आतंकवाद नहीं है, वाम दलों से बढ़ करके। अब वाम दलों से बढ़ करके कोई जो है वो नरसंहार नहीं है। लेकिन ये चैनल वाले और जो मानसिकता फैलाई गई है सिर्फ जो है वो इस्लामिक आतंकवाद, तो ये आतंकवाद बस इसी में आपका दिमाग जो है वो फेरे रहते हैं। और ये बात जो है जो भारतीय जनता दल बता रहा है, इस विषय में न तो ये डिस्कशन करते हैं, न कभी चर्चा करते हैं। अब कोई भी बीजेपी की ओर से, न तो सपा की ओर से, न तो जीएनपीसी की ओर से, और इवन जो प्रवक्ता आते हैं इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से, वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से, वो भी आरएसएस, कोई भी इस वाम दलों के जो नरसंहार है, जो उसका आतंकवाद है पूरे विश्व में, जो कि इस्लामिक आतंकवाद, हालांकि इस्लामिक नाम लेना गलत है, इसलिए कि इस्लाम तो एक पंथ है, उसको आतंकवाद से जोड़ना बहुत ही गलत है। ये वो जोड़ते तो वो हैं, वो जो दुष्टवे जो हैं, वो अब अपने उस करतूत को, उस आतंकवाद के करतूत को इस्लामिक नाम देते हैं। लेकिन ये विश्व का फर्ज बनता है कि उस आतंकवाद को किसी भी पंथ से न जोड़ें। तो वो जो आतंकवाद चलाते हैं, हालांकि उसका जिहादी भी नाम देते हैं, लेकिन दोनों नाम गलत है। लेकिन ये भी समस्या है कि आखिर उस जो आतंकवादी चलाते हैं तो उसको किस नाम से उसको बोला जाए, अभी भारतीय जनता दल के लिए भी समस्या है। लेकिन मान लीजिए वो जिहादी आतंकवाद है जो भी है, तो उसमें जो नरसंहार हुआ है तो वो कुछ हजारों में है।
ये जो वामदलों का जो आतंकवाद है वो करोड़ों में है, तो करोड़ों वाली चर्चा कभी नहीं होती है, कोई भी नहीं बोलता है। मैंने जितने भी मैंने बीजेपी के, जीएनपीसी के, सपा के, बसपा के कोई भी प्रवक्ता नहीं बोलता है, आरएसएस का भी नहीं बोलता है, हिंदू सनातन से भी कभी कभी आकर बैठ जाते हैं वो परिचर्चा में, वो भी नहीं बोलते हैं। उन्हीं के सामने जो है ये वामदल के प्रवक्ता बैठे रहते, एक शब्द नहीं कहते कि भाई आप इतने बड़े नरसंहार जो है वो यानी नरसंहारी तंजीम के जो है वो सदस्य हो, आप इस भारत के लिए अभिशाप नहीं, पूरे विश्व के लिए अभिशाप आप हो, ऐसा वो भी नहीं कहते। इस्लाम आस्था से भी, जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से जितने भी प्रवक्ता आते हैं, एक शब्द नहीं निकलता है। कहने का मतलब यह है कि पूरी एक साइकोलॉजिकल एक गड्ढा है कि किसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, किसके प्रति नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या है। आज भारतीय जनता दल कितनी ताकत से जो है इन बातों को बता रहा है कि यदि राष्ट्र के प्रति संवेदना रखनी है तो देश के दुश्मनों के प्रति संवेदनशील होइए, देशभक्ति की भावना वो जगाइए, राष्ट्र आपके लिए सब कुछ है, इसकी भावना लाइए। लेकिन साथ साथ इसको ये भी अनुभव रहा है कि इन 60-70 सालों से या उसके पहले भी देश की भावना को, ये समस्या ही देश की भावना को या तो कुचल दिया गया है या उसको पाखंड का शिकार बना दिया गया है। और देशभक्ति की बात कभी कभी आती है। देखिए जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, जरा उनकी जो हकीकत है उसको भी जानना जरूरी होता है। जो मानसिकता फैली हुई है देशभक्ति के विषय में कि साहब जो सेना के जवान हैं उन्हीं को बस देशभक्ति निभानी है, बाकी लोगों को कोई जरूर नहीं है कि वो देशभक्ति निभाएं। जब युद्ध का समय आता है तो वो थोड़ा सा मैंने थोड़ी सी एक रूपता देखने को मिलती है। यदि युद्ध का समय ना हो तो सारा कुछ जो है देश विरोधी जो है वो बातें, और कोई भी जैसे कोई भी हमें इस देश के खिलाफ कोई कुछ भी बोल दे। अदना से जो है वो कन्हैया कुमार भी बोल दे, बोलवा दे सरेआम इसी देश के खिलाफ कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। कोई आंदोलन नहीं, उसके खिलाफ कोई भी प्रदर्शन नहीं, और कोई भी इस तरह से यह नहीं कि भाई कि इस बंदे को या इस ग्रुप को तुरंत जो है निपटारा करने की जरूरत है, वो सेना के हवाले करिए, वो निपटा देगी। और इस प्रवृत्ति को कुचलना है। और लोगों के माने देश के दुश्मनों के हौसले जरा देखिए। उसके समर्थन में राहुल चला आता है, संसद में वक्तव्य वो देता है, और उस राहुल को वोट मिल रहे हैं। जरा ये चीज़ें बड़ी गंभीर हैं। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, इसके खिलाफ यानी कोई जो है प्रदर्शन नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई रोष नहीं। और बात यहीं तक नहीं है, उसके समर्थन में राहुल गांधी चलाता है। और ये सबसे बड़ी वो कन्हैया कुमार तो गद्दारी तो कर ही रहा है। उसने जो नारा लगवाया अपने साथियों के द्वारा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसके समर्थन में ये राहुल गांधी आए। उस राहुल गांधी को समर्थन देते समय हमारे देश के लोगों ने जरा भी मैंने इस बात का नहीं कि भाई कि ये राहुल गांधी भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह
भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका ये समर्थन किया था। बताइए कितने लोगों ने किया था ये, और ये समस्या नहीं है। और उसका समर्थन ये केजरीवाल ने किया था। केजरीवाल के विषय में भारतीय जनता दल ने जगाया भी कि भाई सारी चीजें छोड़ दीजिए, ये देश का गद्दार है, क्योंकि भारत तेरे टुकड़े होंगे और इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका समर्थन किया था। लेकिन तब भी लोग, हालांकि लोग कहते हैं कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त खोरी में अपने यानी सारे विचारों को इन्होंने वो गिरवी रख दिया। समस्या यहाँ है। और उस राहुल गांधी को वोट मिल रहे हैं, और इस तरह से वोट मिल रहा है कि उसकी सरकारें बन रही हैं। केरल 2019 के चुनाव में केरल के 20 में से 18 जो है वो सांसद जो है वो चुन के आ रहे हैं। तो ये समस्याएं मामूली नहीं है, और बहुत गंभीर समस्याएं हैं। और सिर्फ और यही नहीं, और वाम दल में ये आपके वो प्रकाश करत, डी राजा, सीताराम येचुरी, इन सबों ने भी समर्थन किया। और वही जिसने नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, वो जाकर के पैर छूता है वो अखिलेश का। वो अखिलेश जो है कि कुछ समर्थक होंगे उसको। अभी पंचायत का चुनाव हुआ था, काफ़ी सीटें जीत रहा है। समस्या यहाँ पर है कि देश के खिलाफ करिए तो कोई संवेदना नहीं है, कोई इस तरह से जनमत नहीं है, और कोई भावना नहीं है। ये सच्चाई है। आज भारतीय जनता दल इसी कड़वी सच्चाई से लड़ रहा है। अब देखिए ना, भारतीय एकता की मुहिम ये चला रहा है। भारतीय एकता की मुहिम में हमारे जो गांव गिराज के लोग हैं, हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं, हमारे जो इस्लाम आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, इनकी शिरकत तो देखने को मिल रही है। बाकी अपने को जो बहुत विद्वान कहते हैं, बहुत पढ़ा लिखा कहते हैं, और जो राष्ट्रवाद का मुखौटा लेकर चलते थे, आज क्या उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश की वजूद के लिए जो है वो भारतीय एकता जो है वो पहली सीढ़ी है, जिसके लिए भारतीय जनता दल जो है वो संघर्ष कर रहा है। उनको क्या वो रोक रहा है। और ये जो है मतलब कि वो मैंने कहने में कोई बात नहीं है। खास करके हमारे जो है वो समण कहे जाने वाले, हमारे जो है वो ठाकुर क्षेत्रीय और वो राजपूत कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, हमारे यादव कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, हमारे व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, इससे यानी इतनी वो उदासीनता, तो ये सब समस्याएं हैं। और ये समस्या कोई आज की ही नहीं है। जब मैंने अंग्रेजों की गुलामी के समय जब आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी गई थी, तो यही तबका जो है कुछ जो है अंग्रेजों के साथ वो चिपका हुआ था, और थोड़ा बहुत जो बच भी गया था, तो जो गांधी नेहरू की जो मंडली थी, जो कि खुद ही एक वो मुखबिर बनी हुई थी। गांधी नेहरू की मंडली उन अंग्रेजों की मुखबिर और दलाल बनी हुई थी, और वो मुखौटा लगाई थी कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उनके साथी थी। लेकिन देश के लिए जो कुर्बानी दे रहे थे, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह, खुदीराम बोस, इनकी बात कहने वाले बहुत कम थे, या बस इनका नाम भुनाने के लिए जरूर है। लेकिन इनकी बातें वो जनता में लोकप्रिय हों, इसके लिए बौद्धिक वर्ग ने कभी नहीं प्रयास किया। बौद्धिक वर्ग
हमेशा जो है इन देश के गद्दारों को हमेशा वो आगे आगे किया है। और जो है हमारे जो है ये शहीद आजम भगत सिंह को इन इतिहासकारों ने वो आतंकवादी के रूप में वो लिखवाया है। तो ये एक मानसिक जड़ता का वो सवाल है। आज भारतीय जनता दल इन्हीं जड़ताओं से संघर्ष कर रहा है और भारतीय जनता दल इससे वो निराश नहीं है। इस जो मानसिक जड़ता का जो किला है, जो पहाड़ है, उसको भी तोड़ेगा। देश की एकता, भारतीय एकता का महत्व जो है हर एक के लिए महत्वपूर्ण है और इसकी अहमियत जो है सभी लोग इसको समझें, तभी जाकर के हमारा राष्ट्र जो है वो मजबूत होगा। तो ये बाकी शेष तबकों में भी वो लाने के लिए कटिबद्ध है और पूरा विश्वास है कि उन जड़ताओं को, उन कुंठाओं को तोड़ेगा जरूर। लेकिन जो समस्या है वो हमारे उसी का वर्णन ये कर रहा है। वहीं पर यानी जब देश के खिलाफ बोला गया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इतने लोगों ने समर्थन किया। राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, डी राजा, केजरीवाल जाकर पैर छुआ उनका। और यही नहीं, नीचे तक आइए, ये टीवी चैनल वाले उसी से टॉक शो चलवाए। ये सब सच्चाइयां जो वो जानने की जरूरत है। टॉक शो चलाते समय वो गद्दार किस्म का है वो किशोर अजवानी, उसने टॉक शो चलाया उसी गद्दार कन्हैया कुमार से, और बोलते बोलते ये बोल गया कि यदि किसी ने कह दिया कि भाई भारत तेरे टुकड़े होंगे तो उसमें नाराज होने वाली बात कौन सी बात से। देखिए ये बात बोला था, ये उसकी मानसिकता जरा देखिए। यदि कोई कह देता कि भारत कि देश को टुकड़े करने वाली बात कहता है, तो किशोर अजवानी कह रहा था, तर्क दे रहा था कि इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है। तर्क दे रहा था कि भाई कहने से तो कोई टुकड़ा हुआ नहीं। उसके इतने खतरनाक वक्तव्य पर कोई भी बौद्धिक वर्ग नहीं बोला था, कोई भी टीवी चैनल वाला नहीं बोला था, कोई भी बीजेपी वाला नहीं बोला, कोई जेएनपीसी वाला नहीं बोला, कोई कम्युनिस्ट वाला नहीं बोला, कोई जितने हिंदू सनातन की ओर से प्रवक्ता आते हैं वो भी नहीं बोले, जितना जो है ये इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की समाज से आते हैं इनकी समाज से नहीं बोले। ये स्थिति है कि देश के प्रति संवेदना लगभग शून्य है। और ये इसकी हकीकत है। भारतीय जनता दल को मैंने कम से कम 10-15 वीडियो में उसको बताना पड़ा, इसको किशोर अजवानी को, कि तुम सबसे बड़ा गद्दार है जो कि तुम ये कहता है कि यदि किसी ने कह दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे तो इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है। टुकड़ा तो हुआ नहीं इस देश का। उस वीडियो के माध्यम से इस गद्दार किशोर अजवानी को बताना पड़ा कि मान लो कि कोई माने दिमाग से डिरेल्ड या सिरफिरा व्यक्ति तुम्हारी माँ बहन को गाली देने लगे तो निश्चित है कि तुम्हारा जो है वो निश्चित है कि तुमको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, तुम्हारे खून में उबाल आएगा। जबकि वो गाली देने वाला सिर्फ मुंह से बोल रहा है और कुछ कर नहीं रहा है, ना आपकी माँ के साथ, ना आपकी बहन के साथ, ना आपके परिवार के साथ, सिर्फ मुंह से बोल रहा है। तो उसमें जो है वो क्यों गुस्सा आ रहा है। तो वही चीज़ है, जहाँ अपनी बात हो तो संवेदना है, देश और देश के टुकड़े वाली बात है तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें गुस्सा करने वाली बात कौन। इस कदर
देश के प्रति जो है संवेदना बिल्कुल शून्य हो गई है। और जब उसने ये जब टॉक शो के जरिए इसने ये ऐसा कहा तो कोई भी मीडिया वाला, कोई भी चैनल वाला जो है उसकी एक वक्तव्य नहीं आया, एक संवेदना नहीं आई। और देखिए, इसके लिए हम आवाम को दोष नहीं देते हैं। आवाम की ये बहुत बड़ी कमी है, लेकिन इस कमी के पीछे जो कुछ ऐतिहासिक भी कारण है, कम से कम जो विशेष करके जो 70 सालों से, जब से अंग्रेज चले गए हैं, जब से इन गद्दारों के हाथ में शासन आया है, उन्होंने कभी भी देश की बात, देश के प्रति यानी देश के लोग यानी देश के प्रति संवेदनशील हों, देशभक्ति की बात कभी सिखाई नहीं। हमेशा तिकड़म तिकड़म तिकड़म। और जो पांथिक, जो माने जिसको सब धार्मिक कहते हैं, उन बातों पर सबसे बड़ी वो संवेदना। अभी कोई हिंदू धर्म पर बोल दे, सड़कों पर लोग आ जाएंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे। इस्लाम पर कोई बोल दे, अभी सड़कों पर आ जाएंगे। और भारत तेरे टुकड़े होंगे, इसके लिए कोई आंदोलन नहीं दिखता है। इसीलिए कोई साथी कह रहा था कि ये कम्युनिस्ट वाले हमारे देश के खिलाफ जो है चीन के राजदूत के दफ्तर में रात भर मीटिंग करते रहे, और इसी देश के खिलाफ जो है वो बोलते रहे। खास करके पिछले साल जो है वो लद्दाख के मामले में वो चीन को सही, मैंने अपने दुश्मन चीन को सही ठहरा रहे थे, और अपने ही देश में, जिस देश में रहते हैं, यानी जिस थाली में खाते हैं, उसी में वो छेद कर रहे थे, और कोई जो है इसके प्रति नहीं बोल रहा था। और कोई भी आंदोलन खड़ा नहीं हो रहा था, कोई भी जो है इन कम्युनिस्टों के दफ्तरों में, पूरे देश में कोई भी जो प्रदर्शन नहीं हो रहा था। और प्रदर्शन यानी वो किन बातों पर होता है? पेगासस पर प्रदर्शन जो है वो किन बात पर होता है? कोई हिंदू धर्म पर कोई बात बोल दे। प्रदर्शन किन बात पर होता है? कोई इस्लाम पर कोई बोल दे। ये सारी मानसिकता को नष्ट में नाबूद करना होगा। संवेदना जो है, या उत्तेजना, उस जो भी कह लीजिए, देश के प्रति होना चाहिए, उसकी जरूरत है। चाहे आज कर लीजिए, चाहे कल कर लीजिए, तभी जाकर के देश जो है महफूज रहेगा। और भारतीय जनता दल को पूरा विश्वास है, और वो स्वामी विवेकानंद का, हमारे जो इतने बड़े संत और इतने बड़े दूरदृष्टा थे और इतने बड़े दार्शनिक थे, और हमारे बाबा साहब की चेतावनी बिल्कुल जीवंत है इन समस्याओं के विषय में। तो और बहुत प्रसन्नता की विषय है कि कम से कम भारतीय एकता के लिए और बराबरी और समान इज्जत, समान प्रतिष्ठा और समान और एक ही तरह का सम्मान के लिए, और भारतीयता के वातावरण में कम से कम हमारे जो गांव गिराज के हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, इनकी शिरकत जो है, जो समाचार मिल रहे हैं, काफ़ी आ रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी समझना पड़ेगा कि देश के प्रति संवेदना लगभग शून्य है, और उस पर व्यक्तिगत स्वार्थ, और ये जान लें कि व्यक्तिगत स्वार्थ और देशभक्ति की भावना, ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। मतलब कि यदि देशभक्ति लानी है तो ये व्यक्तिगत स्वार्थ को शून्य करना होगा। व्यक्तिगत स्वार्थ यानी काफी, और यही चीज, यही सब आदतें तो उन सब ने सिखाया है
यही सब संस्कार, यही आदतें इन्होंने 60-70 सालों तक सिखाया है, और वो सारी बुराइयां जो है हमारी वो आवाम में भर दिया है। इस तरह की मानसिकता बनाई हुई है, और आज उसी मानसिकता के खेत पर ये खेती कर रहे हैं। हमारा देश भारत के संविधान से चलता है, भारत गणराज्य है, हमारी पहचान इस देश के अनुसार होनी चाहिए। ये आज तक नहीं सिखा रहे हैं, ये बराबर सिखा रहे हैं हिंदू। अरे जो पार्टी सत्ता में बैठी है वो सिखा रही है कि अपने को हिंदू कहो। इनका मुख्यमंत्री वो कितनी बेशर्मी से वो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होते हुए भी कह रहा है कि हम तो हिंदू हैं। कोई उसको पूछने वाला नहीं कि महोदय आप हिंदू नहीं हैं, आप भारतीय हैं, और भारतीयता का किसी भी वो हिंदुत्व से मतलब है ही नहीं। जब संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, सारा कुछ खत्म हो गया कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई ठाकुर है, कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, सब खत्म हो गया। ये और वास्तव में वातावरण ऐसा होना चाहिए, और उसी की जरूरत है कि जो अपने को भारतीय न माने और कहे ना हम हिंदू हैं, तो भैया तो कोई देश ढूंढो ना जहाँ हिंदू हो। और जो मुस्लिम होने पर काफ़ी करते वो 57 देश हैं, ढूंढ ले वो। इस देश में उन्हीं को रहना है जो अपने को भारतीय माने। इस तरह की अनिवार्यता होने की आवश्यकता है। तो इन सबों ने कभी सिखाया नहीं, और बिल्कुल सीना तान करके ब्राह्मण सम्मेलन, सीना तान करके क्या कहना वो यादव सम्मेलन, ये चल रहा है। लेकिन फिर भी ये तो भारतीय जनता दल अपने अवाम से बता रहा था कि ये मानसिकता का जो माइंडसेट जो समस्या बनी हुई है, इसके कारण है कि देश की बातों पर जरा भी संवेदना नहीं, पांथिक बातों पर या जिसको धार्मिक बातों पर, और वो भी झूठ मूठ की बातों पर तमाम संवेदना भी है, तमाम जो है जनमत तैयार होता है, काफ़ी जो है आंदोलन होते हैं, तोड़फोड़ होती है, हिंसा भी होती है। इसलिए उस मानसिकता को समाप्त करके देश के प्रति जो है संवेदनशील होना पड़ेगा, तभी यह देश बचेगा। ये देश को बचाना है तो, और जब देश बचेगा तभी जो हिंदुत्व कर रहे हैं उनका हिंदुत्व भी बच पाएगा। और देश बचा रहेगा तभी जो इस्लाम की वकालत करते हैं तभी वो इस्लाम भी बच पाएगा। इसलिए ये दोनों लोग मिलकर के देश कैसे बचेगा इसकी सोचे, और देश की बातों पर जो है संवेदनशील हों, पांथिक बातों पर नहीं। दिन रात जो है वो कावड़िया पर, तो कभी वो ईद पर, कभी मुहर्रम पर, पूरा चैनल जो है उसी में ऑक्युपाई रहता है। और ये कम्युनिस्ट वाले गद्दारी कर रहे हैं, कुछ नहीं, न कोई आंदोलन न कोई बात, तो कोई बात नहीं। इस भावना को जगाना पड़ेगा। जो वही देश जो टिक पाएंगे जो अपने देश की सोचेंगे, अपने अवाम की सोचेंगे। देश और अवाम से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, कोई पंथ नहीं है, इसकी सोचिए। और अपना राष्ट्र एक ऐसा आवरण है, एक ऐसा अम्ब्रेला है, ऐसा क्षेत्र है जिसके नीचे ही जो है हिंदू सनातन हो, इस्लाम हो, इनकी रक्षा संभव है। इसी को बर्बाद करके, इसी को कमज़ोर करके, पांथिक बातों को लेकर के जो है वो भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। इतना वो सोचना पड़ेगा। इसलिए
देशभक्ति की बात, राष्ट्र की बात के प्रति संवेदनशील वो होना पड़ेगा। तो होने के लिए वो माहौल चाहिए ना। जब तक ये देश विरोधी ताकतें सिस्टम पर काबिज होंगी, ये वैसा माहौल आने नहीं देंगी। पक्का बात जान लीजिए। बीजेपी के रहते क्या देशभक्ति आ सकती है? मेरा सोचिए। जो कि मैंने जब हर वक्त जो है ध्रुवीकरण की बात करती है, और जो भारतीय एकता का विरोध कर रही है, और भारतीयता के माहौल का विरोध कर रही है, क्या सच्चे अर्थों में क्या ये देशभक्ति आने देगी? है जेएनपीसी हमेशा जो इस देश को विखंडित करना, इस देश को लूटना, कभी भी जब भी ये सत्ता पर काबिज होगी तो कभी भी देशभक्ति आने देगी? अवाम परस्ती आने देगी? समाज को तोड़ने वाली जो ताकतें हैं, जो समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, टीएमसी है, ये कभी भी देशभक्ति की बात आने देंगे सब? हाँ, पाखंड जरूर करेंगे। पाखंड करने में ये पीछे वो नहीं रहते हैं। जब भी कोई बात होता है तो टीएमसी के लोग, वहाँ के लोग सुभाष चंद्र बोस का एक फोटो लगा देंगे। लेकिन कोई नहीं इनसे पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस ने तो तुमको ये नहीं सिखाया था कि पश्चिम बंगाल से सारे हिंदी भाषियों को निकाल देंगे? बोली थी ना वो। ये उत्तर प्रदेश के गुंडे आ गए हैं, बिहार के गुंडे आ गए हैं, गुजरात के गुंडे आ गए हैं। ये हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कभी नहीं कहा था। और आज होते तो बहुत अच्छी खबर लेते इसकी। इसे गद्दार बिल्कुल अब कहा जाएगा। ये सबसे बड़ी गद्दार है। ममता बनर्जी इस देश की सबसे बड़ी गद्दार है। सरेआम मैं कह रहा हूं। लेकिन देखिए इन गद्दारों का हौसला, ये उसका स्वागत करते हैं ये मोदी जी। मोदी जी जो है सारे देश विरोधी ताकतों का स्वागत कर रहे हैं। संविधान की धारा 356 पड़ी हुई है। सारी अराजकता वो कर रही है। वो पश्चिम बंगाल में गवर्नर को अपमानित करती है। हिंसा अलग से है। हिंसा के बल पर वो चुनाव जीता। चुनाव आयोग जो है बिल्कुल एक डम्ब स्पेक्टेटर की तरह जो है वो देखता रहा, और वो दबंगई, गुंडई और हिंसा के बल पर उसने चुनाव जीता। चुनाव जीतने के बाद ये मोदी महोदय ने सबसे पहले जो है वो बधाई दिया। तो देश विरोधी ताकतों का तो हौसला ये बढ़ा रहे हैं ना, राष्ट्रवाद का मुखौटा ये पहन करके। एक मिनट के लिए हम इसको रोक देते हैं। आम जनता, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन ये कदाप न समझें कि सिर्फ ये भारतीयता की, भारतीय एकता की, देशभक्ति की बात करते हैं। लेकिन हमको चाहिए रोटी, हमको चाहिए सुकून, हमको चाहिए सेवा। इसके विषय में तो बोलते नहीं हैं। इसके विषय में कई एपिसोडों में बताया गया है। और जो जनता को की खिदमत जो करना है, मुल्क की जो खिदमत करना है, और उनकी समस्याओं का जो वो उनकी समस्याओं का जो निराकरण करना है, चाहे वो स्थानीय हो चाहे किसी भी लेवल की हो, उसके लिए शासन प्रशासन का जो शैली है, जो मॉडल है, हमारे वही परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो शासन प्रशासन का की बात जो सिखा गए थे, वो मॉडल, और फिर उसको पूरा करने वाला हमारे जो आदरणीय सम्राट जो औरंगजेब का शक्ति और अनुशासन का मॉडल, वो मॉडल इस देश के लिए बहुत आदर्श है। सारी समस्या अनुशासनहीनता से है। सारी समस्या जो है वो शक्ति के अभाव से है। सारी समस्या पक्षपात से है। तो इन तीनों
यानी इन तीनों जो है जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं हैं या गुण है, उसके साथ और हर समस्या का समाधान के साथ उनकी सेवा होगी। कानून जो कानून व्यवस्था की भी कानून व्यवस्था के भी विषय को लेकर के कि जिसके मन में जो है वो आपराधिक विचार होगा, आपराधिक वृत्ति होगी, खौफ वो खाएंगे, हमारी आम आवाम बेखौफ रहेगी और सारी सेवाएं आर्थिक रूप में से भी, जैसे किसानों की समस्या ले लीजिए, तो किसान बस इसी पर लड़ रहे हैं। कृषि कानून, भारतीय जनता दल, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, भारतीय जनता दल तो उनके लिए ये सोच रहा है कि एक तो तमाम मुकदमेबाजी उससे मुक्ति, और जितनी सेवी संस्थाएं हैं वो भ्रष्टाचार युक्त हैं। वो कहते हैं कि उनकी उपज को कोई खरीदता नहीं है, या एफसीआई वाले वो बहाना करते हैं, वो खरीद भी होगी, लेकिन इससे आगे भी भारतीय जनता दल सोचता है कि पूंजी के भाव में जो उनके खेत हैं, जितनी उत्पादकता देनी चाहिए वो उतनी उत्पादकता नहीं मिल पाती है, उतना उनको आर्थिक लाभ वो नहीं मिल पाता है। तो उनकी जो भूमधरी है, जो उनकी यानी प्रोप्राइटरी है, जो उनका मालिकाना हक है, उसको बदस्तूर रखते हुए, उसको इंटैक्ट रखते हुए यदि उद्योगपति जगत को उसमें लाया जाए कि भाई आप खेती करिए, आपके पास पैसा है, पूंजी है, टेक्नोलॉजी है, सारी चीज़ें हैं, और उसको उद्योग की तरह जो है वो खेती कराएं, और अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। उस प्रॉफिट में एक जो है रीजनेबल और माने सरसम्मत का हिस्सा भी उनको मिलता रहे, तो काफ़ी कुछ उनको जो है वो प्राप्त हो सकती है। और उनका जो बाकी टाइम बचता है तो भाई कुटीर उद्योग में अब अपना समय लगाएं, वो लगाएं, उनके बच्चे लगाएं, उनके घर के परिवार को लगाएं। कुटीर उद्योग का बना हुआ माल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है वो बिकाऊ हो, कॉम्पिटिटिव हो और सेलेबल हो, ये सब सोच है। तब जाकर के हमारे गांव गिराज के लोगों को मैंने वो चेहरे पर खुशी आएगी। और कानून व्यवस्था की बात बताई गई है। न्याय वो नहीं है कि कोई अपराध का शिकार हो गया जल्दी से और जो है कोर्ट कचहरी दौड़ो और जल्दी से कहो कि जल्दी से फैसला करो। नहीं, न्याय वो होता है कि उसके जो भी माने हमारा आम भारतीय भाई बहन है, गरीब भारतीय भाई बहन है, जो कमजोर भारतीय भाई बहन है, उसके प्रति अपराध हो ही ना, ये न्याय है। इसलिए ये बताया गया है कि न्याय देने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार चूंकि ये वो न्याय नहीं कर पाती है, मौके पर न्याय, चूंकि वो न्याय नहीं कर पाती है, इसलिए ये बोझ, ये जिम्मेदारी जो है वो न्यायालय पर जो है शिफ्ट हो जाता है, चला जाता है। तो न्याय देने की प्रथम जिम्मेदारी और सभी तरह के न्याय उसकी जिम्मेदारी जो है सरकार की ही है। ये तो सरकार की जो है निकम्मापनी है कि ये मैंने निकम्मापनी है कि जो न्याय यहाँ से नहीं मिल पाता, उसके लिए जो जनता जो है वो ढूंढती रहती है वो वहाँ पर कोर्ट्स में और न्यायालय में, अदालतों में। और अदालतों में भी वो न्याय कहाँ मिलता है? अपराध को ले लीजिए, जो है वो न्याय जो इस तरह से जो तिकड़मी होते हैं, पैसे से जो है वो गवाह को फोड़ लेंगे, गवाह को मिला लेंगे, गवाह को ही मार देंगे, न्याय को खरीद लेंगे, जमानत मिल जाएगी उनको। तो सवाल इस बात का है कि यानी शासन प्रशासन शक्ति का, अनुशासन का, निष्पक्षता का, चुस्त दुरुस्त का और न्याय देने का
और फिर आर्थिक गतिविधि के द्वारा गांव देहात पर उनकी माने आर्थिक स्थिति को ऊंचा करना, चेहरे पर खुशी लाना, ये मोटा मोटी बताया जा रहा है। इसको जब करके दिखाया जाएगा तो देखिएगा। तो ऐसी बात नहीं है। खिदमत, मुल्क की खिदमत, आवाम की खिदमत करने के विषय में भारतीय जनता पार्टी के पूरी स्पष्टता है। और एक बात और है कि खैर यही एपिसोड लंबा हो जाता है। भारतीय जनता दल सिर्फ वोट के लिए नहीं बात करता है। इस देश की जनता को पसंद आए कि भाई ऐसी खिदमत उसको होनी चाहिए, मुल्क की ऐसी खिदमत होनी चाहिए, तो वो भारतीय जनता दल को वोट कर सकता है। अभी फिलहाल भारतीय जनता दल सबसे ज़्यादा विनती कर रहा है कि इन देश के दुश्मन ताकतों को और हमारे भारतीय समाज के दुश्मन ताकतों को नष्ट में नाबूद करिए। किसी भी हालत में यह देश के हित में, भारतीय समाज के हित में और हमारे आवाम के हित में कतई नहीं है। बीजेपी कतई जो है वो देश के हित में नहीं है। जीएनपीसी इस देश के हित में कतई नहीं है। समाजवादी इस देश के जो इस समाज के हित में कतई नहीं है। बहुजन समाज कतई नहीं है। तो पहले इनका निपटारा जो है मत पेटी के द्वारा इनको शून्य करिए और एक अच्छा सा माहौल बनेगा। और फिर देखिए, वोट देना जो है ये हमारी आवाम का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। इसमें एक अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अधिकार, जहाँ तक अधिकार का सवाल है वो अधिकार तो समझती है, लेकिन जहाँ तक कर्तव्य का सवाल है इसमें बराबर 60-70 सालों से चूक हो रही है कि वोट देने जो कर्तव्य निभाना है कि किसको वोट करना है। अब तक अपने दुश्मनों को ही, देश के दुश्मनों को ही, समाज के दुश्मनों को ही जो जातिवाद चलाए वो समाज का दुश्मन है। इनको ही जो है हम किन्हीं भी कारणों से तो वोट देने में जो कर्तव्य के निर्वहन में हमसे बराबर चूक हुई है। लेकिन अब ठाना है कि अब हमसे वो चूक नहीं होगी, इस तरह का मन में ठानना है। सर्वप्रथम इन समाज विरोधी ताकतों को, ममता बनर्जी को इस रूप में समझिए कि वो मुख्यमंत्री नहीं है, इस समाज की दुश्मन है। जो समाज में भेद विभेद फैला है, जो देखिए ये बातें मैंने वो बराबर तो कहेगी नहीं, जब भी उसका मौका आएगा जरूर बोलेगी, वही बोलेगी। और उसका बोली थी ना, उसका वो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो महुआ मोइत्रा बिहारी गुंडा बोली थी। तो इन सबों का चरित्र है। तो जिनमें यानी राष्ट्रीय भावना न हो और देश के और पूरा देश एक ही है, ऐसा विचार ही नहीं हो उनके दिमाग में कि ये बंगाल किसी और का है, बिहार किसी और का है, महाराष्ट्र किसी और का है, जिसमें ये भाव ही नहीं कि भाई पूरा देश सभी का है। जो पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहन हैं जो है, उनका सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, जो पश्चिम बंगाल के बाहर भी पूरा देश उनका है। और पश्चिम बंगाल के बाहर रहने वाले भारतीय भाई बहनों का भी पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल कोई इस तरह से नहीं कि क्योंकि अलग से कोई वो माने वो व्यवस्था है। हमारी जो शासन की व्यवस्था है उसी की एक इकाई है। अस्तित्व पहचान और असलियत जो है वो इस देश का है, हमारी आवाम का है। तो जब इन विचारों का शून्यता के साथ तमाम जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ गए हैं और इस तरह की बातें बोल रहे हैं कि बिहारी गुंडा और बिहारी गुंडा के पर जब चर्चा हो रही है तो बिहार के लोग बोल रहे हैं अरे बिहार ने ये किया, बिहार ने वो किया है। देखिए इन सबों का मानसिकता है। अरे भाई तुम बिहारी थोड़ी हो, जिसके दिमाग में है नहीं कि हम भारतीय हैं,
जितनी भी चर्चा उसमें हो रही थी कि बिहार नहीं है, जो बिहार किसी भी बिहार का महत्व नहीं है, न अस्तित्व है, न किसी बंगाल का अस्तित्व है। ये प्रशासनिक इकाइयां हैं। हालांकि संविधान में इसको इस तरह के संशोधन करने की आवश्यकता है, लेकिन भावनात्मक रूप से अस्तित्व रहा है भारत का, अस्तित्व रहा है वो भारतवासियों का और भारतीयों का। उसी को समझाने की जरूरत है और उसी को वो लाने की जरूरत है। ये जो बंगाल को ही जो है जिन्होंने समझाया हुआ, दिमाग में भरा हुआ कि बंगाली भारत है, बिहार ही भारत है, उत्तर प्रदेश ही भारत है, ऐसी मानसिकता को ध्वस्त करना होगा। जब भी होता है कोई बोलता है बिहारी गुंडा क्या ये जवाब नहीं है कि बिहार ने ये किया, बिहार ने वो किया। जवाब यह है कि उसने भारतीयता का अपमान किया है। और भारतीय जनता दल ने यह कहा कि जिसने भारतीयता का अपमान किया हो तो उस पार्टी की मान्यता को रद्द करना चाहिए। चुनाव आयोग से भारतीय जनता दल ने तब भी निवेदन किया था। यदि यूट्यूब की बात उसके यहाँ तक पहुँचती है, ऐसी पार्टियों को कि मान्यता आप रद्द करेंगे तभी तो एक वो प्रेसिडेंट बनेगा, एक नज़ीर बनेगी। तो इस टीएमसी की जो है मान्यता रद्द होनी चाहिए। उस जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है महुआ मोइत्रा, उसकी सदस्यता लोकसभा से खारिज होनी चाहिए। और तीसरा कि ये ममता बनर्जी ऐसे जो सरकार चला रही है, मोदी महोदय धारा 356 लगाकर उसको बर्खास्त करें, उसको शुरुआत करें यहाँ से। उस ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करें, भले जो है चुनावी प्रक्रिया से उनका आई हो। कोई चुनाव जीतने से यानी जो जितने कानूनी अपराध किया है यानी वो धुल नहीं वो जाता है। लेकिन इस सारी की जड़ जो है मोदी जी के छत्रछाया में वो सारे यानी गैर संवैधानिक वो काम कर रही है, देश को तोड़ने की काम कर रही है। अब वो यही नहीं, उसके हौसले जरा देखिए, विपक्ष को कोई इकट्ठा करके इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहती है। इस देश की दशा तो देखिए, जो देश को तोड़ रहा है और भेद विभेद कर रहा है। हम सारे जो है वो हिंदी भाषियों को पश्चिम बंगाल के निकाल देंगे, सरेआम ऐसा बोल रहा है। वो इस देश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है। राहुल को देख लीजिए, राहुल गांधी देश के खिलाफ हमेशा गद्दारी कर रहा हो। रायबरेली गेस्ट हाउस जो बलात्कार कांड, उसमें जो बलात्कारी है वो वहाँ अमेरिका के बोस्टन शहर में ये नशीली दवाओं का तस्करी करते हुए, ड्रग स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया था, जिसको ये वाजपेयी ने अपने प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए वो छोड़वाया गया। अब ये बलात्कारी ड्रग का स्मगलिंग करने वाले जैसे गद्दार, अब ये जो है अब ये ख्वाब पाले हुए हैं देश का ये प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन ये सब जो है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, ये आपके भरोसे उनके दिमाग में है कि अभी भी जो देश को बांटने वाली जो उनकी हरकतें हैं, उनको जो है हरकतें हैं, उसको समर्थन मिलेगा। तो आदरणीय भारतीय आवाम से ये दरख्वास्त है कि उनके इस भ्रम को तोड़िए और नष्ट में नाबूद करिए, मन में ठानिए और इसे डिगना नहीं है। और हमारे जो अभी भी जो शेष भारतीय भाई बहन बचे हुए हैं, हमारे ये व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले, हमारे जो है सवर्ण कहे जाने वाले जो हमारे
आदरणीय भारतीय भाई बहन जिससे कि उतनी अपेक्षित शिरकत नहीं आ रही है। और भी तबके हैं, बौद्धिक वर्ग कहे जाने वाले, सब लोग जागृत हों। देश का तकाजा है, दूसरी आज़ादी का तकाजा है। सब लोग एक साथ में हों भारतीयता के सूत्र में, और इन सारी ताकतों को नष्ट में नाबूद करना है। देखिए ये एपिसोड लंबा हो गया, तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।